नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और शिक्षा मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत जो आपकी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जो अपकमिंग वैकेंसी है राजस्थान की, बड़ी संख्या में पद आने वाले हैं थर्ड ग्रेड के। उससे संबंधित राजस्थान में जो एक पात्रता परीक्षा रीट आयोजित करवाई जाती है, तो बहुत जल्द उसकी घोषणा होने वाली है। और इसी रीट के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए ये जो वीडियो श्रृंखला है हमने स्टार्ट की है। और इस वीडियो सीरीज का ये लगभग 16वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनका आप अध्ययन कर लें, उन वीडियोस को देख लें, ताकि यहाँ तक शिक्षा मनोविज्ञान की जो एक बेसिक एक समझ हमने स्थापित करने की कोशिश की है इन वीडियोस के माध्यम से, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके और आप वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कोई भी जिज्ञासा है आपकी या कोई भी किसी प्रकार का प्रश्न है या आप की कोई विशेष टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान का, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस टॉपिक को लेकर के जो है वीडियो बनाऊंगा। ऐसी कोई वो बात नहीं है कि भाई कोई क्रम का ही ध्यान रखना है, अपने को पहली यूनिट चल रही है फिर दूसरी यूनिट। अगर आप कहेंगे कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपको दिक्कत आ रही है, तो वो आप टॉपिक बता दें, तो मैं उसके अनुसार जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे हम सीरीज क्रम से ही चल रहे हैं, सीरीज से ही चल रहे हैं। और जो आपके बाल विकास जो महत्वपूर्ण यूनिट है रीट की, उसी को मद्देनजर रखते हुए ये बाल विकास जो इकाई है, पहली यूनिट है आपके रीट में, उसका ये लास्ट वीडियो लेक्चर है। पहली यूनिट के लगभग सारे टॉपिक हमने जो है क्लियर कर लिए हैं अब तक। इस वीडियो को जोड़ करके जो किशोरावस्था में हम विकास की बात कर रहे हैं, विकास के विभिन्न कालक्रमों का हमने वर्गीकरण किया था और उस वर्गीकरण के अंतर्गत हमने सब के बारे में एकदम डिटेल से चर्चा कर ली है। साथ ही बहुत से सिद्धांत हैं बाल विकास के, उनका भी अध्ययन अपन ने जो है विषयवार कर लिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और अब हम जानते हैं बालक के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है किशोरावस्था, और किशोरावस्था में बालक का विकास किस तरह से होता है उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, किशोरावस्था में बालक के विकास की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आयु वर्ग का आपको पता होना चाहिए कि किशोरावस्था एक्चुअल में किस आयु वर्ग के बालकों को हम किशोर कहेंगे। तो लगभग इसका जो सामान्य वर्गीकरण है विद्यार्थियों, उसके अनुसार 12-13 वर्ष से लेकर के और 18-19 वर्ष। एक मिनट में नॉइज कैंसलेशन देख लेता हूँ ऑन है या नहीं है। आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा पंखे की आवाज़ में। हाँ, नॉइज कैंसलेशन ऑन है। हाँ, तो देखिए, आयु वर्ग की अगर बात करें हम किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 12-13 वर्ष से 18-19 साल तक का होता है। यानी इस टाइम पीरियड के जो बालक हैं वो किशोर कहलाते हैं। इसीलिए इस अवस्था को नाम दे दिया है किशोरावस्था। अब देखिए, हम विभिन्न नामों की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों चीजें एक साथ क्लियर हो जाएगी कि किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या है और साथ ही किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। क्योंकि विद्यार्थियों, बहुत से प्रश्न जो बनते हैं बाल विकास को लेकर के विभिन्न अवस्थाओं के, तो अवस्थाओं में से जो प्रश्न बनते हैं या तो वो सिद्धांतों से बनेंगे। तो विकास के सिद्धांत जो है बालक के, वो सिद्धांत भी मैं 7-8 सिद्धांत है वो मैं करवा चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लें। सारे सिद्धांत बाल विकास के मैंने उसके अंतर्गत जो है करवाए हैं। और या तो सिद्धांतों में से प्रश्न बनेगा या फिर अवस्थाओं में से अगर प्रश्न बनता है तो अवस्था के विभिन्न उपनाम है उनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है, या फिर अवस्था की जो विशेषताएं हैं, और ये भी अगर नहीं बनता है तो फिर परिभाषा में से एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका आप ध्यान रखना। तो विभिन्न नाम है, उपनाम है, साथ ही विशेषताएं भी है, इनको आप अच्छे से याद कर ले क्योंकि इनमें से प्रश्न बनने का पूरा पूरा चांस रहता है। देखिए, किशोरावस्था के विभिन्न नाम क्या क्या है, एक एक के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। पहला आपको दिखाई दे रहा है, देखो, दबाव, तूफान, द्वंद और तनाव की अवस्था। बिल्कुल सही बात है। स्टैनली हॉल, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस, और किशोरावस्था के ऊपर इन्होंने किताब लिखी, किशोरावस्था पर इन्होंने काम भी किया था, इसलिए किशोर मनोविज्ञान के जनक जो है वो स्टैनली हॉल कहलाते हैं। तो इन्हीं स्टैनली हॉल का ये कथन है कि किशोरावस्था क्या है, दबाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था है, द्वंद की अवस्था है, ओहो, और तनाव की अवस्था है। तो बिल्कुल सही बात है ये स्टैनली हॉल की। दबाव दबाव यानी कि इस अवस्था का जो बालक है वो कहीं ना कहीं दबाव में रहता है। सॉरी। इस अवस्था का विद्यार्थियों जो बालक है वो अपने ऊपर दबाव महसूस करता है। क्यों? क्योंकि देखिए, 12-13 साल से 18-19 साल तक का जो बालक है वो घर वालों का उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। घर वालों का शिक्षा को लेकर के, बच्चे की पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा घर वालों का प्रेशर होता है। घर वाले उसे बात बात पर टोकते हैं, उसे डांटते हैं, है ना। तो उस बच्चे को ये अच्छा नहीं लगता है। भाई, आप और हम भी इस अवस्था से गुजरे हैं, और हो सकता है आप में से बहुत से लोगों की किशोरावस्था चल रही हो, क्योंकि जरूरी नहीं है 18-19 साल तक का ही कोई टाइम पीरियड फिक्स कर दें अपन। कोई भी अवस्था जो है उसका एक टाइम पीरियड निश्चित हम नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो 24-25-26 साल तक भी उनकी किशोरावस्था चलती है, उनमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं जो 25-26 साल तक भी चलते हैं। ठीक है, तो कोई टाइम पीरियड हम फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन एक सामान्य वर्गीकरण रखा गया है कि 18-19 साल तक का काल जो है वो किशोरावस्था कहलाता है। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस अवस्था के अंदर बालक जो है वो अपने अंदर अपने ऊपर बहुत से दबाव महसूस करता है।
घर में रहता है तो घर वालों का दबाव उसके ऊपर रहता है, उसे पढ़ने के लिए कहेंगे, उसे हर काम को तरीके से करने के लिए कहेंगे, उसे बात-बात पे कहेंगे कि तू बड़ा हो गया है, तू बच्चों में क्या खेल रहा है, तू तो बड़ा है। और जब वो बड़ों के बीच बैठता है तो कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो गया क्या, जो बड़ों में बैठा है, अभी तू बच्चा है। तो इस तरह से एक बच्चे के ऊपर बहुत से दबाव होते हैं, वो प्रेशर महसूस करता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ मैं करूँ तो? स्कूल जाता है तो टीचर का उसके ऊपर दबाव रहता है कि पढ़ो, पढ़ाई करो, बोर्ड के एग्ज़ाम है तुम्हारे, तुम फेल हो जाओगे, आगे क्या करोगे? तो इस तरह से हर जगह उसको दबाव का सामना करना पड़ता है। घर में भी रिश्तेदार, परिवार वाले आते हैं, तो वो भी एक प्रेशर डालते हैं बच्चे के ऊपर कि ये तुम्हारी उम्र है, करियर को सँभालने की उम्र है, तुम्हें करियर बनाना है, तो तुम्हें ये करना होगा, वो करना होगा। तो इस तरह से चारों ओर से एक बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो दबाव होने की वजह से ही स्टैनली हॉल ने इसको दबाव की अवस्था कहा है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए तूफ़ान की अवस्था। अब जब दबाव पड़ेगा, तो तूफ़ान तो आना ही है, सीधी-सी बात है। जब कुकर के अंदर आप पानी डालकर उसे गैस पर रखेंगे, सीटी लगाकर, तो अंदर जब गैस बनेगी, तो सीटी तो बजेगी और अगर आपने सीटी वाला पोर्शन लॉक कर दिया, हैं, उसको मान लीजिए आपने लॉक कर दिया, तो क्या होगा? तो तूफ़ान आएगा, भूचाल आएगा, प्रेशर कुकर पूरे प्रेशर के साथ फट जाएगा। यही तूफ़ान है। तो किशोरावस्था में भी एक बच्चे के साथ यही होता है कि उसकी जो आकांक्षाएँ हैं, उसकी जो इच्छाएँ हैं, उसको कोई भी नहीं समझ पाता। उसके घरवाले नहीं समझ पाते, उसके परिवार वाले, उसके पड़ोस वाले, उसके शिक्षक, उसके साथी, कोई नहीं समझ पाते उसकी वो क्या चाहता है, एक बालक क्या चाहता है, एक किशोर क्या चाहता है, उसके मन में क्या चल रहा है, कोई समझ नहीं पाता इसे। तो उसके अंदर बहुत सी इच्छाएँ दबी हुई रहती है और दबी हुई रहने के कारण वो इच्छाएँ एकदम से प्रकट हो जाती है और प्रकट होने के कारण ही इसे स्टैनली हॉल ने तूफ़ान की अवस्था कहा है। तूफ़ान आता है ना एकदम अचानक से आता है। तो वही बात है, दमित इच्छाएँ होती है एक बालक की, दबी हुई इच्छाएँ हैं उसकी, वो एकदम से उफ़ान खाती है और बाहर आती है। जैसे टोपियो में दूध गर्म करते हैं, तो दूध काफ़ी देर तक तो शांत रहेगा, लेकिन एकदम से उफ़ान आएगा और उफ़ान आकर के दूध जो है बाहर निकल जाएगा, व्यर्थ बह जाएगा। तो यही किशोरावस्था में होता है कि एक बालक के ऊपर इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है घरवालों का और बाहर के लोगों का कि वो उसकी इच्छाएँ जो है वो दब जाती है और कुछ समय बाद वो इच्छाएँ एकदम तेज़ी से प्रकट होती है। इसीलिए इसको तूफ़ान की अवस्था कह दिया गया है। आगे देखिए द्वंद की अवस्था। द्वंद का मतलब है कि भीतर ही भीतर द्वंद का मतलब वैसे झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। तो किसकी लड़ाई? विचारों की लड़ाई। यानी कि एक बालक के अंदर कई तरह के विचार पनपते हैं और उन विचारों में क्या होता है, भीतर ही भीतर द्वंद पैदा हो जाता है। एक बालक निर्णय नहीं कर पाता कि क्या सही है, क्या गलत है, उसे किस दिशा में जाना चाहिए, वो जो कर रहा है वो चीज़ सही है या गलत है, इसका वो फैसला नहीं कर पाता। वो परिणाम नहीं निकाल पाता। क्यों? क्योंकि उसमें चिंतन शक्ति का इतना विकास नहीं हुआ है कि वो किसी परिणाम पर पहुँच जाए। तो द्वंद की स्थिति रहती है। बालक चाहता है कि मैं एक हार्डवेयर इंजीनियर बन जाऊँ, मैं जो है मोबाइल उपकरणों को ठीक करने वाला एक मैकेनिक बन जाऊँ, मैं किसी गाड़ी का मिस्त्री बन जाऊँ, मैं किसी मोपेड को ठीक करने वाला, मोटरसाइकिल को ठीक करने वाला मिस्त्री बन जाऊँ। एक तरफ वो ऐसा सोचता है। उसे पता नहीं है कि एक्चुअल में वो ये काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्या वो इस काम में महारत हासिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ घरवाले कहते हैं कि ये सब तो बुरे काम है, ये सब तो छोटे लेवल के काम है, तेरे को यही करना है क्या? इसीलिए पढ़ाया था क्या तुझे? तुझे तो पढ़ लिख करके और या तो टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ अच्छा करना है। ये काले-पीले होने वाले काम करेगा क्या तू? तो इस तरह की बातें जब घरवाले कहते हैं विद्यार्थियों, एक बालक को, तो बालक बहुत प्रेशर फ़ील करता है और उसके अंदर द्वंद की स्थिति पैदा होती है कि एक्चुअल में वो करे क्या? उसकी इच्छा है मैकेनिक बनने की, उसकी इच्छा है हार्डवेयर इंजीनियर बनने की, लेकिन घरवाले उसको दूसरे प्रोफ़ेशन की तरफ धकेल रहे हैं। तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक्चुअल में उसने जो डिसाइड किया है, क्या वो उसके लिए बेहतर है? या उसके घरवाले उसके लिए जो डिसाइड कर रहे हैं, वो उसके लिए बेहतर है? तो इसीलिए इस अवस्था को जो है द्वंद की अवस्था कह दिया है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए तनाव की अवस्था, जब द्वंद पैदा होगा, तो तनाव तो अपने आप ही आएगा। जब विचारों का द्वंद, एक बालक डिसीज़न नहीं ले पाएगा, अपनी चिंतन शक्ति से किसी परिणाम पर नहीं पहुँच पाएगा, तो उसके अंदर तनाव घर कर जाएगा और वो हर समय चिंतित रहेगा। तो यही तनाव है, ठीक है? तो इसीलिए स्टैनली हॉल ने बहुत अच्छे शब्दों में किशोरावस्था की व्याख्या की है और स्टैनली हॉल की ये परिभाषा भी है, आप याद रखना कि किशोरावस्था दबाव, तूफ़ान, द्वंद और तनाव की अवस्था है, ठीक है? चलिए, समझ गए होंगे आप अच्छे से। आगे चलिए, जीवन का कठिन काल, बिल्कुल सही बात है। बहुत जीवन का सबसे संघर्ष का जो समय है विद्यार्थियों, वो किशोरावस्था है। सॉरी, गला अभी तक ठीक नहीं हो पा रहा है, मौसम बड़ा खराब है, आप थोड़ा बच के रहना, ठीक है? ठंडा पानी वगैरह मत पीना, हालाँकि मैंने तो नहीं पिया ठंडा पानी, लेकिन फिर भी गला खराब हो गया है, काफ़ी दिन टाइम हो गया है और गला ठीक नहीं हो पा रहा है। उम, देखें अब कब ठीक होता है। तो जीवन के कठिन काल की बात कर रहे हैं कि जीवन का सबसे कठिन जो समय होता है, वो किशोरावस्था का समय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था के अंदर बालक को जो है, कोई ना कोई डिसीज़न लेना पड़ता है, कोई ना कोई करियर का अपना चुनाव करना पड़ता है। इसीलिए ये जीवन का सबसे कठिन काल है, संघर्ष का काल है। बहुत सी बातें, बहुत से संघर्ष उसको अपने घरवालों के साथ करने पड़ते हैं, बाहर वालों के साथ करने पड़ते हैं। साथ ही उसका खुद से भी संघर्ष चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। शारीरिक परिवर्तन उसके होने लगते हैं, उसके जीवन में नई-नई उसकी रुचियाँ जागृत होती है और उन रुचियों के बीच में आपस में द्वंद शुरू हो जाता है कि उसे कौन-सी रुचि को अपनाना चाहिए, कौन-सी को छोड़ना चाहिए। ठीक है? तो इसीलिए इसको जीवन का सबसे कठिन काल कह दिया गया। आगे देखिए टीन एज,
देखिए टीन एज तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, टीन एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए 12 के बाद 13 आता है। भाई 12 से 13 वर्ष अपन ने इसका टाइम पीरियड स्टार्टिंग का दिया है, तो 12-13 यानी 12 के बाद 13, 13 देखो लास्ट में टीन आ रहा है, 13 इसका मतलब 13 वर्ष से ये एज शुरू होती है। और 19 ये देखिए 19, 13 और 19 दोनों में टीन आ गया ना लिखा हुआ, देखो दोनों में पीछे क्या आ रहा है, टीन आ रहा है लिखा हुआ, इसीलिए इसको विद्यार्थियों टीन एज बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी आप याद रख लेना इसको, टीन एज यानी कि 13 से लेके 19, 13 से लेके 19 वर्ष तक का जो समय है वो क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। अंग्रेजी में इसको टीन एज बोलते हैं। ओके, आगे देखिए अमूर्त चिंतन का काल। अमूर्त चिंतन, अपन ने बात की थी विद्यार्थियों कि बाल्यावस्था के अंदर बालक मूर्त चिंतन करता है। मूर्त चिंतन का मतलब है कि उसके सामने जो चीजें भौतिक रूप से उसको दिखाई दे रही है, उन चीजों के बारे में बालक विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन जो चीजें विचारों में है उनके बारे में बालक ज्यादा चिंतन नहीं कर पाता। तो जब विचारों पर चिंतन करने लगता है, जब भावनाओं को लेकर के बालक सोचने लगता है, विचारने लगता है और परिणाम देने लगता है, उसे बोलते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, यानी कि जो रियल नहीं है, जो हमारे सामने वास्तविक रूप से उपस्थित नहीं है, बल्कि वो चीज या वो वस्तु हमारे मस्तिष्क में विचारों में विद्यमान है, और उन विचारों को लेकर के बालक जब सोचने समझने लगता है तो उसे बोलते हैं अमूर्त चिंतन। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन का काल किशोरावस्था को कहा गया है। जैसे मान लीजिए, अब आप अमूर्त चिंतन की आप एक तरह से एग्जाम्पल ले लीजिए कि भाई अमूर्त चिंतन का मतलब है कि भाव प्रकट करना। जैसे एक बालक के अंदर बहुत से संवेग होते हैं, क्रोध का संवेग है, प्रेम का संवेग है, करुणा का संवेग है, दया का संवेग है, दया का भाव है। तो इस तरह से कई संवेग होते हैं व्यक्ति के अंदर। 14 प्रकार के संवेग मैंने पढ़ाए थे विलियम मैकडूगल के अनुसार, है ना, वो वीडियो आप देख लेना, विलियम मैकडूगल वाला 14 मूल प्रवृत्तियां और संवेग मैंने पढ़ाए थे उसके अंतर्गत। तो ये सारे संवेग एक बालक में पाए जाते हैं, लेकिन इन संवेगों को लेकर के बालक जब कार्य करने लगता है, भाई देखिए जैसे आप आपके जीवन में कोई अप्रिय घटना हो गई, मान लीजिए कि कोई आपका रिलेटिव या फिर कोई नजदीकी जो है, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कोई रिलेटिव है, कोई नजदीक का व्यक्ति है, वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब वो चला गया तो आपके अंदर एक संवेग आ गया, दुख। आप आप दुखी हैं, आप बहुत चिंतित हैं उस चीज को लेकर के कि वो व्यक्ति आपके जीवन से चला गया, आप बहुत दुखी हैं। तो आप, अगर आप अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, अगर आप अमूर्त चिंतन कर पा रहे हैं, तो आप अपने उस संवेग को हर जगह प्रकट नहीं करेंगे। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप कहीं भी बैठेंगे और उस व्यक्ति को सोच करके रोने बैठ जाएंगे आप। लोग लोग कहेंगे ये क्या तरीका है, भाई जाने वाला तो चला गया, लेकिन आप अब बैठ करके उसके बारे में रो रहे हो, क्या मतलब हुआ इससे। भाई मान लीजिए आप किसी शादी समारोह में गए और वहां जाकर के आप उस गए हुए व्यक्ति को याद कर रहे हो, तो पास में बैठे लोगों को कितना बुरा लगेगा। वो तो कहेंगे देखो खुशी के माहौल में आया है और यहाँ पर इस तरह से आंसू बहा रहा है। तो अमूर्त चिंतन का मतलब है कि एक बालक में वो कैपेसिटी आ गई है कि वो अपने भावों को हर जगह प्रकट नहीं करता, वो अपने संवेगों को छिपाने की उसके अंदर ताकत आ जाती है, उसमें क्षमता आ जाती है, वो हर अपने संवेगों को हर जगह प्रकट नहीं कर पाता। यही अमूर्त चिंतन है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा जो भाव है व्यक्ति के, जैसे हमारे भाव होते हैं कि भाई फॉर एग्जाम्पल की गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, तो मूर्त चिंतन के अंतर्गत तो एक बालक गाय को देख रहा है और देख करके भौतिक रूप से समझ रहा है कि हाँ ये 4 पैर का एक जानवर है और ये गौ माता है, बस इतना ही है। लेकिन अमूर्त चिंतन का मतलब है कि भावों भावों की प्रधानता हो गई, भाव आ गए कि हाँ भाई गाय हमारी माता है और गाय की हमें सेवा करनी चाहिए, वो जो है अपना दूध पिलाती है सभी को, हरी घास खाती है और उसकी पूजा भी होती है, हिंदू लोग उसकी पूजा भी करते हैं। इस तरह के भाव जब एक बालक में आने लग गए, जब वो भावों को समझने लग गया इन चीजों को, तो वो क्या कहलाएगा, वो अमूर्त चिंतन कहलाएगा। समझ गए, तो मूर्त और अमूर्त के अंदर आप अंतर समझ गए होंगे। तो ये जो किशोरावस्था है इसे अमूर्त चिंतन का काल इसीलिए कहा गया है क्योंकि बालक जो है वो अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है, अपने भावों को कंट्रोल नियंत्रण करना शुरू कर देता है, और साथ ही भावों विचारों की प्रधानता उसके अंदर जो है होने लग जाती है। इसीलिए इस अवस्था को अमूर्त चिंतन का काल कहा गया है। आगे देखिए बसंत ऋतु। देखिए बसंत ऋतु में क्या होता है, बसंत ऋतु के अंदर जो पेड़ के पत्ते हैं विद्यार्थियों वो झड़ जाते हैं, और झड़ के और नए पत्ते आने शुरू होते हैं, नई कोपलें आनी शुरू होती है। यानी कि पेड़ पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद बसंत आता है। यानी कि जो पेड़ों के ऊपर पत्ते झड़ गए थे, अब वो नए पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, है ना। मौसम बिल्कुल वातावरण बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो बसंत ऋतु इसे इसीलिए कहा गया है कि बाल्यावस्था खत्म हो जाती है, तो बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में बालक के अंदर बहुत से शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं और बहुत से मानसिक परिवर्तन भी होने लगते हैं। इसीलिए इसको बसंत ऋतु कह दिया गया है, नई नई कोपलें आनी शुरू होती है। उसी तरह से एक बालक जो है उसके शरीर में भी बहुत से परिवर्तन होते हैं, उसके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उसका विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। लड़का है तो लड़की की तरफ वो आकर्षित होने लगता है, उसकी इच्छा होती है बात करने की उससे। लड़की है तो वो भी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा होती है। विपरीत लिंग के साथ में जो है वो मिलने की, बैठने की उसकी इच्छा रहती है कि मैं बात करूं, मैं मिलूं, मैं बैठूं। तो ये आकर्षण का भाव है, ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। तो ये एक इस तरह की जो चीज हो रही है वो सब क्या है,
उसको ही बसंत ऋतु कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस आकर्षण के तहत उसके अंदर नए-नए विचार आने लगते हैं, नए-नए भाव आने लगते हैं, वो आगे के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचने लगता है और मित्रता इतनी प्रगाढ़ हो जाती है इस विपरीत लिंग के प्रति कि वो आगे के फ्यूचर का प्लान कर देता है। तो इसीलिए इसको बसंत ऋतु कहा गया है। दूसरा देखिए, बालक के शारीरिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बाल आने लगते हैं, उसके हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, लड़कियों की आवाज़ कोमल होने लगती है, लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी होने लगती है। तो ये सब क्या है? ये बसंत ऋतु का आगमन है, यानी कि नई-नई चीज़ें, नए-नए नई-नई चीज़ें मतलब उजागर होने लगती है। बालक के अंदर नई-नई चीज़ें दिखाई देने लगती है, हमें शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसीलिए इस अवस्था को क्या कह दिया गया है? बसंत ऋतु की अवस्था कह दिया गया है। आगे देखिए, परिवर्तन का काल, बिल्कुल सही है। अभी-अभी हमने बात की कि भई जिस तरह से पतझड़ के बाद में आगे पेड़-पौधों पर नई पत्तियाँ आनी शुरू होती है, उसी तरह से बाल्यावस्था खत्म होकर और जब किशोरावस्था आती है, तो बालक के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत से परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए इसको परिवर्तन का काल भी कह दिया गया है। ठीक है? चलिए, आई होप विद्यार्थियों आप अच्छे समझ पा रहे हैं। जितनी भी चीज़ें मैं आपको करवा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें और जितने भी फैक्ट आपको मैं दे रहा हूँ इस पीपीटी के माध्यम से, वो सारे फैक्ट से कभी कोई ना कोई एग्ज़ाम में प्रश्न बने हैं। चाहे वो सीटेट्स में हो, यूपी टेट में हो, चाहे एचटेट में हो, चाहे पीटेट में हो। किसी भी राज्य की अध्यापक पात्रता परीक्षा हो, उनमें इन इन टॉपिक में से प्रश्न बने हैं और उन्हीं को मैंने शामिल किया है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसी को मैंने इसमें शामिल किया है पीपीटी में। ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, आगे देखिए हम बात करते हैं। आगे हम चल रहे हैं, विभिन्न नामों की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, स्वर्णकाल, गोल्डन एज, किशोरावस्था को जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी अवस्था के अंदर बालक जो है अपने करियर का चुनाव करता है। अपने करियर को चुन लेता है कि भई मुझे जीवन में आगे क्या करना है और उसी को लेकर के बालक आगे बढ़ता है और नई बुलंदियों को छूने लगता है। तो इसीलिए इसको गोल्डन एज या स्वर्ण काल कह दिया गया है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टाइम पीरियड है। देखो, 12-13 से 18-19 साल का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर एक बालक जो है वो लगभग बोर्ड की परीक्षाएँ दे रहा होता है, चाहे वो 8th की हो, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो। तीनों बोर्ड की परीक्षाएँ जो है वो बालक इसी आयु वर्ग में देता है। तो ये स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है। एक तरह से आप कह दीजिए आधार स्तंभ है। आगे बालक जीवन में क्या करेगा, उसका बहुत बड़ा हिस्सा किशोरावस्था में तय होता है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। वीर पूजा काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वीर पूजा। वीर पूजा का मतलब क्या है? वीर पूजा का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श चुन लेना। किसी भी एक व्यक्ति को आदर्श चुन लेना और उसके अनुसार ही कार्य करना। जैसे आदर्श चुनने का मतलब है कि कोई स्वतंत्र कोई आपके जैसे स्वतंत्रता सेनानी है, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, उन्हें अपना आदर्श बना लेना। या फिर कोई टीवी एक्टर है, एक्ट्रेस है, या फिर कोई फ़िल्मी बॉलीवुड के कोई सितारे, एक्टर या एक्ट्रेस हैं, उनके जैसी स्टाइल को कॉपी करना, उनके जैसा बनने का प्रयास करना, ये वीर पूजा काल कहलाता है। तो वीर पूजा काल इसे इसलिए कहा गया है कि इस समय के अंदर बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो किसी एक व्यक्ति को अपना आदर्श मान लेता है और उस व्यक्ति के जैसा ही बनने का प्रयास करता है। अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, 2002 के अंदर शायद फ़िल्म आई थी सलमान खान की, तेरे नाम। तो उसमें हेयर स्टाइल बड़ा पॉपुलर हुआ था। आपने देखा होगा, हेयर स्टाइल कुछ इस तरह का था। ये ये बाल इस तरह के थे। जैसे आपने एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति के बाल है ना, वैसे बाल थे इस तरह के, है ना? ये हेयर स्टाइल बहुत फ़ेमस हुआ था, तेरे नाम वाला सलमान खान का। तो बहुत से बच्चों ने जो है ऐसे बाल रखने शुरू कर दिए थे, क्या हमें तो सलमान खान बनना है तेरे नाम वाला, ठीक है ना? तो यही वीर पूजा है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को अपना आइडल मान लेना, अपना आदर्श मान लेना और उसके जैसा बनने का प्रयास करना, क्या कहलाता है? वीर पूजा काल कहलाता है। अब वो वीर कोई भी हो सकता है, वो कोई टीवी कलाकार हो सकता है, वो कोई उस बच्चे का कोई पड़ोसी हो सकता है, उसका कोई मित्र हो सकता है, उसका कोई टीचर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो, जिसको वो अपना आदर्श मानता है, उसके जैसा बनने का प्रयास करता है। तो इसीलिए इसको वीर पूजा काल भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए, घनिष्ठ मित्रता काल, बिल्कुल सही बात है, बहुत घनिष्ठ मित्रता होती है इस काल के अंदर। इस काल में जो दोस्ती करते हैं बालक, वो बहुत पक्की दोस्ती होती है। वो वाली मतलब वो दोस्ती होती है कि भाई आधी रात को बुला लेना, हाज़िर हो जाऊँगा। तो वो आधी रात वाली जो दोस्ती है ना, वो इसके अंदर ही होती है किशोरावस्था के अंदर। एकदम घनिष्ठ, बहुत मजबूत दोस्ती होती है इसके अंदर। हालाँकि जब इस तरह की दोस्ती में दरार पड़ती है, तो फिर घनिष्ठता टूट भी जाती है ना? लेकिन जब दोस्ती होती है, तो बहुत घनिष्ठ होती है, बहुत एकदम कहे ना एक दाँत रोटी टूटना, वो वाली बात है। तो घनिष्ठ मित्रता काल भी इसको कहा गया है। आगे देखिए नैतिकता का काल, बिल्कुल सही बात है। नैतिकता नैतिकता का विकास बालक में जो है होना शुरू हो जाता है और इस किशोरावस्था के अंदर नैतिकता का पूर्ण रूप से विकास होता है बालक के अंदर और वो नैतिकता के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती है, चाहे वो परोपकार की भावना हो, बड़े-बुजुर्गों की सेवा करनी हो, है ना? छोटों के प्रति प्रेम की भावना हो, जितने भी समाज की जो रीतियाँ हैं, परंपराएँ हैं, उन रीतियों परंपराओं के अनुसार कार्य करना हो, उन सामाजिकता का भाव हो, ये सब नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। तो नैतिकता काल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि नैतिक जीवन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में बालक बढ़-चढ़ के हिस्सा लेता है। इसीलिए इसको नैतिकता काल कहा गया है।
आगे देखिए, आत्मसम्मान का काल, बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था के अंदर बालक को भी आत्मसम्मान की बहुत ज़रूरत होती है। बालक चाहता है कि उसके विचारों को सुना जाए, वो जो कह रहा है उन बातों को सुना जाए और माना जाए, और वो जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, उन तथ्यों के ऊपर विचार किया जाए। चाहे वो घर का सदस्य है, तो घर में कोई टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, तो घरवालों को उसकी बातों को सुनना चाहिए, और अगर वो बाहर है, अपनी मित्र मंडली में है या वो स्कूल में है, तो वहाँ भी उसकी बातों के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसे डाँट फटकार दिया जाए। तो इसीलिए किशोरावस्था को आत्मसम्मान काल कहते हैं, और आत्मसम्मान को ठेस बहुत पहुँचती है। अगर मान लीजिए इस अवस्था के अंदर किसी बालक को स्कूल में कोई टीचर प्रताड़ित करता है, एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं अपन, कि मान लीजिए इस अवस्था में एक बच्चे को टीचर बहुत सारे बच्चों के सामने पूरी क्लासरूम में एक चांटा मार देता है, तो देखिए उस बच्चे के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती है, और वो काफ़ी दिनों तक मायूस रहता है, और हो सकता है कि वो टीचर के प्रति एक बदले की भावना भी अपने अंदर बना ले। तो ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। टीचर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कोई भी गलती करता है, तो बच्चे को गलती करने पर हमेशा अकेले में समझाना चाहिए। लेकिन जब बच्चे की तारीफ की करनी हो, प्रशंसा करनी हो, तो समूह में करनी चाहिए। ये विशेष बात है कि बच्चे को डाँटना डपटना है, तो आप अकेले में उसे कुछ कहिए, लेकिन अगर उसे सम्मानित करना है, उसकी प्रशंसा करनी है, तो पूरे समूह में कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी, दूसरे बच्चों को भी उससे जो है प्रेरणा मिल सके। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस अवस्था के जो बालक हैं, वो वैसे ही बेचारे तनाव, द्वंद, तूफान में फँसे हुए हैं, और ऊपर से आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, तो उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुँचती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर्स को मनोविज्ञान पढ़ लेना चाहिए, और पढ़े हुए ही टीचर को क्लासरूम में जाना चाहिए। ठीक है ना? तो बच्चे के आत्मसम्मान का ये काल है, इसलिए उसके आत्मसम्मान को किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। चलिए आगे देखिए, दिवा स्वप्नों काल। दिवा स्वप्नों का मतलब है दिन में सपने देखना। दिवा स्वप्न, दिन में सपने। तो इस अवस्था के अंदर जो है बालक विद्यार्थी शेख चिल्ली बना हुआ रहता है। शेख चिल्ली के हसीन सपने, दिन में ही सपने देखता है ना? कि मैं ऐसे परियों के देश में चला जाऊँगा, हैं? वहाँ पर मुझे बहुत सारी परियाँ मिलेगी सुंदर-सुंदर, कोई मुझे फल खिलाएगी, कोई मुझे जूस पिलाएगी, हैं? मैं राजा बना हुआ सोऊँगा, या फिर मेरे पास एक लंबी सी गाड़ी होगी, मैं उसको चला रहा हूँगा, मेरे पास कोई अच्छी सी बुलेट जैसी मोटरसाइकिल होगी, मैं उसके ऊपर खूब तेज आवाज़ में पटाखे फोड़ता हुआ जा रहा हूँगा। तो इस तरह से दिवा स्वप्न करता है बालक। तो किशोरावस्था में को दिवा स्वप्नों काल कहते हैं, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, लेकिन ज़रूरतें उसकी बढ़ जाती है। इस अवस्था के अंदर बालकों को आपने देखा होगा, अधिकतर मोबाइल की, वर्तमान की अगर अपन बात करें, तो अधिकतर मोबाइल की डिमांड रहती है कि पापा मम्मी से डिमांड करते हैं कि हमें मोबाइल दिलाओ, और मोबाइल दिला दिया तो फिर कहते हैं हमें बाइक दिलाओ। तो यानी कि, और अगर ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो फिर वो सपनों में इन्हीं चीज़ों को देखते हैं कि मेरे पास वो मोबाइल हो, मेरे पास वो बाइक हो, मैं दोस्तों को बैठा करके बाइक पर घूमूँ। तो ये सब क्या है? दिवा स्वप्न है। तो बालक दिवा स्वप्नों में रहता है, इसलिए इसको दिवा स्वप्नों काल भी कहते हैं। चलिए, विद्यार्थियों, खूब सारे नाम और विशेषताएँ हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। समायोजन का अभाव, बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था के अंदर विद्यार्थियों समायोजन का अभाव रहता है। बालक जो है द्वंद में रहता है, बालक परेशानी में रहता है, बालक तनाव में रहता है, तो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। घर के सदस्यों के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में, परिवार वाले और घर के सदस्य उसे कोई ना कोई ज्ञान देते हैं, और वो उस ज्ञान को लेना नहीं चाहता है। बालक को ऐसा लगता है कि उसका ज्ञान परिपूर्ण है, ये मुझे क्या बताएँगे? मुझे तो सब आता है। उसे ऐसा लगता है क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है। हुँ? तो समायोजन, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है किसी तरीके से, समायोजित नहीं हो पाता है। देखा होगा आपने, इस उम्र के जो बालक है, वो लगभग असंतुष्ट रहते हैं। वो किसी भी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो सकते। उसको अगर इस उम्र के बालक को अगर मान लीजिए उसे, वो किसी सफ़र में जा रहा है और उसे बस में सीट नहीं मिली है, या मान लीजिए वो स्कूल बस में जा रहा है और स्कूल बस में उसे सीट नहीं मिली है, तो वो खिन्न हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा कि मैं तो हमेशा खड़ा जाता हूँ, मुझे कभी सीट मिलती ही नहीं। तो उसको एडजस्टमेंट नहीं करना है किसी तरह का, कि भाई कहीं सीट बची हुई है तो मैं वहाँ जाके बैठ जाऊँ, मैं वहाँ पे एडजस्ट कर लूँ, नहीं, एडजस्ट नहीं करना है। इस अवस्था के अंदर बालक में समायोजन का अभाव होता है, बहुत बहुत बिल्कुल मतलब अभाव, एकदम ही आप ये समझ लीजिए समायोजन होता ही नहीं है, समायोजन क्षमता होती ही नहीं बालक के अंदर, करो या मरो वाली स्थिति होती है इसके अंदर। तो इसीलिए इस अवस्था में समायोजन का अभाव पाया जाता है, ये विशेषता है इसकी। आगे देखिए, सर्वाधिक काम प्रवृत्ति, बिल्कुल सही बात है। इस अवस्था के बालकों के जननांगों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। अब जननांगों का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। दूसरा, इस अवस्था के जो बालक है, वो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही है, हार्मोन में बदलाव हो रहा है, चेंजेज़ हो रहा है, शरीर के विभिन्न अंगों पर बाल आने शुरू हो जाते हैं, शरीर के विभिन्न अंग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो एक बालक के जननांग विकसित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, तो बालक के अंदर काम प्रवृत्ति आनी एक स्वाभाविक बात है। तो इसीलिए इस अवस्था में सबसे ज़्यादा काम प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है? चलिए, तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन, सही बात है। तार्किक चिंतन यानी कि तर्क-वितर्क करना, समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार आना और विचारों का आपस में द्वंद चलना, तर्क-वितर्क करना, ये क्या है? तार्किक चिंतन है। अमूर्त चिंतन मैंने आपको बताया कि भावों में, विचारों के माध्यम से जब किसी समस्या को हल किया जाए और सोचा जाए किसी समस्या के बारे में, तो उसे हम अमूर्त चिंतन बोलते हैं। तो इस अवस्था के बालक जो है, वो तार्किक चिंतन करने लगते हैं, समस्याओं को लेकर के बहुत से समाधान निकालने लगते हैं, और
अमूर्त चिंतन यानी कि भावों को विचारों की प्रधानता हो जाती है और भावों विचारों के माध्यम से एक बालक चिंतन करना शुरू कर देता है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता उसमें आ जाती है। इसीलिए इस अवस्था को तार्किक चिंतन या अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहते हैं। आगे देखिए, उलझन की आयु। उलझन तो है ही भाई, तूफान है, तनाव है, द्वंद्व है, इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। इच्छाएं बहुत सारी है, इच्छाएं तो बहुत सारी है, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही है। तो कैसी आयु है? उलझन की आयु है। पापा से कहा मुझे बाइक दिलाओ, मैं कॉलेज जाता हूँ तो मुझे शर्म आती है, सब बच्चे बाइक लेके आते हैं, मेरे पास बाइक नहीं है, मुझे बाइक दिलाओ, मैं साइकिल पे कैसे जाऊँ? साइकिल पे जाता हूँ मैं, और फिर मुझे साइकिल छुपानी पड़ती है, क्योंकि कोई मुझे देख लेगा साइकिल चलाते हुए कि देखो ये तो साइकिल पे आता है। तो ऐसी स्थिति होती है विद्यार्थी। तो ये एक उलझन की आयु है, इसमें बालक उलझा हुआ रहता है अपनी समस्याओं में, अपनी इच्छाओं में, बहुत सी चीजों की उसको जरूरत है, उसके शरीर में बहुत से परिवर्तन होने लग रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये उलझन की आयु है। अपनी बात कह नहीं पाता बेचारा, कैसे कहे, इजहार कैसे करे अपने अपने विचारों को कैसे प्रकट करे किसी के सामने? तो विचारों को प्रकट नहीं कर पाता, इसीलिए उलझन की आयु है ये। चलिए आगे देखिए, समाज सेवा की भावना। बिल्कुल सही बात है, इस आयु के बालक बहुत ज्यादा नैतिक होते हैं, बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। इस आयु के बालकों को आप देखेंगे किसी भी विवाह समारोह में, अगर अगर आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि इस आयु के बालक आपको काम करते हुए मिलेंगे, और बड़े भाग भाग के काम करते हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस आयु में बालक के अंदर समाज सेवा की भावना बढ़ जाती है, यही कारण है। ठीक है, आगे देखिए, आत्मनिर्भर बनने की चाह। ये एकदम सही बात है, आत्मनिर्भर। वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो हर बालक ये चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बन जाए, वो अपने माँ बाप पर बोझ बना हुआ नहीं रहना चाहता है, वो अपने माँ बाप से खर्चा लेना नहीं चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि मैं अपने माँ बाप को 2 रुपए कमा के दूं। तो ये किशोरावस्था के अंदर अधिकतर देखा गया है। हालांकि एक बालक के जो है कैरियर की अवस्था है, कैरियर के चुनाव की अवस्था है, और उस कैरियर को चुन के उस पर काम करने की अवस्था है, काफी कुछ सीखने की अवस्था है ये। लेकिन फिर भी बालक के अंदर ये चाह होती है कि अब वो बड़ा हो गया है, तो अब मैं किस तरह से काम करूं, आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत मजबूत करूं, और अपने घर वालों को भी 2 पैसे कमा के दूं। तो ये स्थिति उसकी रहती है, मानसिक स्थिति। तो इसे इसीलिए इस अवस्था के अंदर बालक में आत्मनिर्भर बनने की क्या होती है? चाह होती है। चलिए, तो विद्यार्थियों ये कुछ जो उपनाम थे किशोरावस्था के, बहुत सारे उपनाम मैं आपके सामने लेके आया, उपनाम और विशेषताएं थी जो हमने पढ़ ली है। अब अपन बात करते हैं किशोरावस्था की परिभाषाओं की। तो सबसे पहले हमारे बहुचर्चित विद्वान स्टैनली हॉल की परिभाषा पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टैनली हॉल जो है वो किशोरावस्था के जनक, या किशोरा किशोर मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं स्टैनली हॉल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैनली हॉल की परिभाषा, जो सबसे ज्यादा चर्चित परिभाषा है किशोरावस्था की, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बेसिक भी है, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई है। चलिए, किशोरावस्था तूफान की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, संघर्ष की अवस्था है, और विरोध की अवस्था है। किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने कहा है। सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर किसी ने बात करी है ना किशोरावस्था की, तो वो हमारी स्टैनली हॉल भाई साहब ही है। तूफान, तनाव, संघर्ष और विरोध की अवस्था है कौन सी? किशोरावस्था। कौन कहते हैं? स्टैनली हॉल कहते हैं। ठीक है भाई। दूसरी परिभाषा देखिए, रॉस की परिभाषा। रॉस क्या कह रहे हैं? रॉस कह रहे हैं किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करते हैं। समाज सेवा, मैंने आपको बताया कि इस उम्र के बालक अधिकतर सोशली होना चाहते हैं, सामाजिक होना चाहते हैं, समाज के विभिन्न कार्यों को, परंपराओं को, रीतियों को, रूढ़ियों को अपनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए रॉस ने यह कहा है, किशोर समाज सेवा के आदर्शों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, आदर्शों का निर्माण करते हैं समाज सेवा के, और उसका पोषण भी करते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहे हैं? रॉस कह रहे हैं। आगे देखिए, हमारे सेंट वैलेंटाइन, वैलेंटाइन की परिभाषा है, अपराध प्रवृत्ति के विकास का समय क्या है? किशोरावस्था है। बिल्कुल सही बात है, इनके इस कीवर्ड को आप पकड़ लेना, इनका कीवर्ड है अपराध प्रवृत्ति। कभी किशोरावस्था के अंदर जो है बालक के अंदर अपराध की प्रवृत्ति जन्म लेना शुरू कर देती है। बिल्कुल सही बात है, बालक बड़ा होने लगता है, परिपक्व होने लगता है, शारीरिक रूप से उसकी मांसपेशियां सुगठित होने लगती है, तो बालक कहीं ना कहीं अपराध की ओर भी अग्रसर होना शुरू हो जाता है। चोरी है, इस तरह की जो अपराध की जो प्रवृत्तियां हैं बालक के अंदर हावी होने लगती है। ठीक है, तो वैलेंटाइन ने कहा है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का काल जो है वो क्या है? किशोरावस्था है। चलिए आगे देखिए, क्रो एंड क्रो, इनकी परिभाषा तो सभी में आती है, तो फिर से किशोरावस्था में इनकी परिभाषा है। किशोरावस्था के बारे में क्या कह रहे हैं क्रो एंड क्रो? किशोर वर्तमान की शक्ति है, वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है। ये कीवर्ड पकड़ लो इनका। क्रो एंड क्रो कहते हैं किशोरावस्था के बारे में कि किशोर वर्तमान की शक्ति है और भविष्य की आशा है। वर्तमान की शक्ति इसलिए है कि वर्तमान समय में वो कुछ सीखेंगे और सीख करके समाज को देंगे, और भविष्य की आशा है क्योंकि वो जो चीजें सीखेंगे उसे अपना कैरियर बनाएंगे, और कैरियर बना करके आगे समाज को सेवा के रूप में उसे अर्पित करेंगे। तो किशोर वर्तमान की क्या है? शक्ति है, और भविष्य की क्या है? आशा है। आगे देखिए, जोन्स क्या कहते हैं? जो मनोवैज्ञानिक जोन्स कह रहे हैं किशोर अवस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। ये इनकी कीवर्ड है। जोन्स का जो कीवर्ड है वो ये है कि किशोर अवस्था क्या है? शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। यानी कि शेष अवस्था में बालक में जो जो गुण होते हैं वो वापस किशोर अवस्था में प्रकट होने लगते हैं।
इसीलिए जॉन्स ने कहा है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। ये लीजिए किल पैट्रिक, इसको पैट्रिक पढ़ना आप, पैट्रिक नहीं है ये, पैट्रिक, किल पैट्रिक। किल पैट्रिक क्या कह रहे हैं, जीवन का सबसे कठिन काल है। ओ हो, जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है, किशोरावस्था है, ये किल पैट्रिक कह रहे हैं। हेडो कमेटी, हेडो कमेटी क्या कह रही है, सबसे लंबी परिभाषा, 11-12 वर्ष के बालक की नसों में ज्वार उठने लगता है, ओ हो, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यदि इसे समय रहते उपयोग कर लिया जाए तो सफलता मिल सकती है। सही बात है, हेडो कमेटी कह रही है कि 11-12 वर्ष के जो बालक है उनके नसों में ज्वार उठता है। ज्वार उठने का मतलब है कि उनके अंदर वो ताकत होती है, उनके अंदर वो शक्ति होती है कि वो किसी भी कार्य को संभव कर सकते हैं। तो उनकी जो ये ताकत है, ये जो शक्ति है, उसे हमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लेना चाहिए, उसे उपयोग में ले लेना चाहिए, ठीक है, ताकि बालक, किशोरावस्था के बालक गलत दिशा में ना जाए, उनकी इस ताकत को उपयोग में ले लिया जाए, उनमें जो भी रुचियां हैं उन रुचियों को जान लिया जाए और जान करके उसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। तो ये हेडो कमेटी की के द्वारा दी गई परिभाषा है। अब देखिए किशोरावस्था के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। किशोरावस्था के विद्यार्थियों, दो सिद्धांत है मुख्य रूप से। पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत है क्रमिक विकास का सिद्धांत। दोनों के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, देखिए त्वरित विकास, त्वरित यानी तीव्र, तुरंत। तो त्वरित विकास का सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के जो समर्थक है वो हमारे स्टैनली हॉल भाई साहब है। और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि बाल्यावस्था के बाद में बालक के शरीर में अचानक परिवर्तन होते हैं और बालक क्या बन जाता है, किशोर बन जाता है। अचानक परिवर्तन होते हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि 12 वर्ष के बाद में, 12 साल के बाद में बालक जब 12 साल का हो जाता है और उसके बाद में जब उसका बर्थडे आ गया, बालक का 12वां बर्थडे, और उसके बाद में जब वो अगले दिन उठता है तो उसके शरीर में अचानक परिवर्तन होता है, अचानक परिवर्तन होता है और वो किशोर बन जाता है। क्या ये संभव है, ये बात नहीं है ना संभव। कभी भी बालक के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते हैं। कौन समझाए इनको, स्टैनली हॉल को, कि परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन कभी भी अचानक नहीं होते हैं, कभी भी एक दिन में नहीं होते हैं। ये तो ऋतु परिवर्तन की तरह होते हैं। जिस तरह से ऋतुएं परिवर्तित होती है, जिस तरह से सर्दी जाती है तो धीरे 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 गर्मी आती है, जिस तरह से अभी समय चल रहा है, सर्दियां चली गई है तो ऐसा नहीं है कि अचानक गर्मी पड़ने लगी, अचानक ही तेज धूप तपने लगी, ऐसा नहीं है। धीरे 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 परिवर्तन हो रहा है और आगे जाकर गर्मी तेज स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी तरह से बालक का विकास और उसकी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं में धीरे धीरे बदलाव होता है। लेकिन हमारे स्टैनली हॉल भाई साहब कहते हैं अपने सिद्धांत में, त्वरित विकास के सिद्धांत में, ये कहते हैं कि बालक रात को सोता है, बाल्यावस्था का बालक, और अगले दिन उठता है तो अचानक से वो किशोर बन जाता है। ठीक है, ये बात किसने कही है, स्टैनली हॉल ने कही है। सिद्धांत कौन सा है, त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित यानी तीव्र गति से। आगे देखिए दूसरा सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ये सिद्धांत थोड़ा समझदारी वाला है। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है, थॉर्नडाइक है, एक तो थॉर्नडाइक है, एक आपके होलिंगवर्थ है। दोनों ही भले इंसान है, बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वो अचानक नहीं होते हैं भैया, अचानक थोड़ी होते हैं कोई, हैं, धीरे धीरे ऋतु परिवर्तन की तरह होते हैं। जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती है धीरे धीरे, सने सने, उसी तरह से एक बालक की बाल्यावस्था जब समाप्त होती है तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। उसके शारीरिक परिवर्तन, उसके मानसिक परिवर्तन, बौद्धिक परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और एक बालक बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत है जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, आपको याद रखने हैं। और मुख्य रूप से इनके प्रवर्तकों के नाम आपको याद रखने हैं कि त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया, स्टैनली हॉल ने दिया, जिन्होंने कहा कि बालक के शरीर में अचानक परिवर्तन होते हैं और वो क्या बन जाता है, किशोर बन जाता है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है और होलिंगवर्थ ने दिया है, जो कह रहे हैं कि ये परिवर्तन अचानक नहीं होते हैं, बल्कि जिस प्रकार ऋतुएं परिवर्तन होती है उसी तरह से एक बालक में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये दो सिद्धांत थे। चलिए आगे चलते हैं विद्यार्थियों, और अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में बालक के शारीरिक विकास की, है ना। हालांकि इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम रहती है। अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी है उसमें से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। कभी कभार कोई एक प्रश्न इनमें से भी बनने की संभावना रहती है कि भाई शारीरिक विकास में से बन गया, मानसिक विकास में से बन गया, सामाजिक विकास में से बन गया, या फिर सामूहिक विकास में से बन गया। ठीक है ना, चलो पढ़ते हैं। देखिए मांसपेशियों का भार कुल वजन का कितना हो जाता है, 45 से 47% तक हो जाता है। मांसपेशियों का वजन बढ़ने लगता है, मांसपेशियां कड़ी होने लगती है, मांसपेशियों में ताकत, मजबूती आने लगती है। किसमें, किशोरावस्था में। तो जो वजन है मांसपेशियों का वो कितना हो जाता है, बालक के जो पूरे शरीर का वजन है उसका 45 से 47% तक मांसपेशियों का वजन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए इस काल में लंबाई तेजी से बढ़ने लगती है। सही बात है भाई, किशोरावस्था चल रही है, 18-19 साल तक वैसे हाइट बढ़ती है बच्चे की, है ना, 20 तक भी बढ़ती रहती है, 20-21 तक भी। तो तेजी से लंबाई में वृद्धि होती है। इस आयु में जो वृद्धि होनी होती है शरीर की वो हो जाती है, उसके बाद नहीं हो पाती है। तो लंबाई में तेजी से वृद्धि होती है। अस्थीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अस्थीकरण समझ रहे हो, अस्थीकरण का मतलब है कि जो छोटी छोटी हड्डियां हैं वो जुड़ करके बड़ी हड्डी बन जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि शैशवावस्था के अंदर बालक के शरीर में 270 हड्डियां होती है, वही बाल्यावस्था के अंदर उसके शरीर में 350 हड्डियां, 350 से 370 हड्डियां हो जाती है, बढ़ जाती है। और वापस किशोरावस्था के अंदर हड्डियां जुड़ करके, छोटी छोटी हड्डियां जुड़ करके एक लंबी हड्डी बन जाती है। और इस तरह से हड्डियों की संख्या लास्ट में कितनी रह जाती है, 206 रह जाती है।
इसी को क्या बोलते हैं, अस्थिकरण बोलते हैं, यानी हड्डियों का जुड़ना क्या कहलाता है, अस्थिकरण कहलाता है। चलिए, मस्तिष्क का वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम होता है। हमने पढ़ा था बाल्यावस्था के अंदर 1250 ग्राम होता है ना। तो किशोरावस्था में कितना होता है, मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखिए आगे शारीरिक विकास के अंदर बात कर रहे हैं। लड़कों की आवाज मोटी हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। बहुत भारी आवाज, भोंपू जैसी आवाज, ऐसा लगता है जैसे कोई माइक में बोल रहे हैं, साउंड सिस्टम में। ऐसी भारी आवाज हो जाती है, एकदम भारी भरकम कर्कश आवाज हो जाती है, मधुरता नहीं रहती है आवाज में। जबकि लड़कियों की आवाज कैसी होती है, मधुर और कोमल हो जाती है, एकदम मीठी आवाज हो जाती है, बिल्कुल पतली आवाज हो जाती है लड़कियों की। चलिए, प्रजनन अंगों का विकास होने लगता है। शरीर के जो प्रजनन अंग है, जो जननांग है, उनका विकास होने लगता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों पर उनके बाल आने लगते हैं। बगलों में है दाढ़ी, मूंछों के बाल है, जननांगों के ऊपर है, सभी अंगों के ऊपर क्या आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं। तो ये कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था के अंदर। अब अपन बात कर रहे हैं किशोरावस्था के अंदर मानसिक विकास की, कि बालक का मानसिक विकास किस तरह से होता है। देखिए, स्मृति का विकास तीव्र होने लगता है। स्मृति यानी कि याद रखने की जो क्षमता है, मेमोरी, वो डेवलप होने लगती है तेजी से। कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना शक्ति का तो विकास अपने आप ही होगा, क्योंकि ये अवस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था है। बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है, तो कल्पना शक्ति उसकी बहुत बढ़ जाती है। वो परियों के सपने लेने लगता है, वो शेख चिल्ली बन जाता है, दिवा स्वप्नों में रहता है वो। तो कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और अत्यधिक विकास होने लगता है उसका। ठीक है, तर्क और निर्णय क्षमता का विकास हो जाता है। तर्कशील बन जाता है बालक, चिंतन करने लगता है और निर्णय क्षमता यानी कि वो परिणाम भी देने लगता है, समस्याओं का समाधान करके और परिणाम देने की क्षमता भी उसमें आ जाती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, बिल्कुल सही बात है। ज्यादा सोचने समझने तर्क वितर्क करने लगता है, तो उसकी मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, आगे देखिए, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, कि सामाजिक विकास बालक का किस प्रकार होता है। इस अवस्था में बालक भ्रमणशील होता है, घूमने की प्रवृत्ति होती है बहुत ज्यादा। घूमना चाहता है, दोस्तों के साथ में बाहर जाना है, बस पिकनिक पे जाना है, भागेर पिकनिक, या फिर पार्टी, कोई भी छोटा छोटा कुछ होगा, या ले भैया आज तू नई ड्रेस पहन के अला पार्टी दे, चलो होटल पे जाओ, एक समोसा खा लिया, ये पार्टी हो गई। या फिर कोई ड्यू स्प्रिट ठंडा पी लिया, चलो सब हो गई पार्टी। तो भ्रमणशील प्रवृत्ति होती है, मनोरंजन की तलाश में रहता है, बिल्कुल सही बात है। मनोरंजन की तलाश, बस उसे मनोरंजन चाहिए किसी भी तरह से। इस अवस्था में आपने देखा होगा स्कूल में, कॉलेज में, ट्वेल्थ में, इलेवंथ के जो ट्वेल्थ के या कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो अधिकतर भ्रमणशील रहते हैं। बाइक उठा ली, 4 लोग बैठ गए, भटक रहे हैं इधर उधर, निरुद्देश्य, कोई काम नहीं है, वैसे ही भटक रहे हैं, बस नेता बने हुए घूम रहे हैं, है ना। तो भ्रमणशील प्रवृत्ति है। साथ ही मनोरंजन की तलाश है, एंटरटेनमेंट चाहिए लगातार, एंटरटेनमेंट रुकना नहीं चाहिए, है ना। तो पार्टी, ला भाई पार्टी दे, नई ड्रेस पहन के, नए जूते लेके आए, चल तेरे को जूते दिला के लाते हैं, बाजार से लेके जूते दिला के लिए आए, ड्रेस दिला के लिए आए, चलो लाओ इस बहाने, चलो ला भाई पार्टी, ला ना, नूडल्स खिला, मैगी खिला, चाय पिला, कॉफी पिला, ये लो, ये पार्टी हो गई। तो इस अवस्था में बालक भ्रमणशील होता है और मनोरंजन की तलाश में रहता है। आगे देखिए, सहयोग की भावना होती है उसके अंदर, सहयोग बहुत करते हैं। मार्केट के अंदर आपको दिखेंगे, बाजार के अंदर आपको इस उम्र के बच्चे दिखेंगे, तो बिल्कुल हेल्पफुल नेचर दिखेंगे। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। एक बार मैं बाइक से जा रहा था और आगे कुछ सामान रखा हुआ था मेरे, कोई शायद नारियल थे हरे वाले, ये डेंगू मलेरिया डेंगू वगैरह चल रहा था उस वक्त। मैं नारियल लेके आया था, वो पीने वाले नारियल, हाँ, कच्चे वाले नारियल। वो मैं 4-5 नारियल थे मेरे थैले में बांध के आगे रखे हुए थे। मैंने अचानक से ब्रेक मारा तो वो नारियल का जो गट्ठर था वो नीचे गिर गया। तो पास में ही एक बाइक पे 2 लड़के थे, दोनों ही किशोर थे, 18-19 साल के। तुरंत बाइक रोकी और पीछे वाला उतर के फटाक से वो उठा करके, भैया लो, ये लो, आपकी गिर गई। मतलब देखो आप, सहयोग की भावना देखो आप। तो सहयोग की भावना होती है किशोरावस्था के अंदर, बालकों के अंदर, ये बहुत अच्छी बात है। सद्भावना होती है, अच्छी भावना रखते हैं, समाज के कल्याण की सोचते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, सद्भावना होती है। परोपकार, दूसरों के उपकार करने की इच्छा रहती है, उपकार करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। कोई बड़ा-बूढ़ा दिखता है तो उसको सड़क पार करवाना है, उसके चरण स्पर्श करने हैं, उससे कोई ज्ञान की बातें करनी है, ठीक है? तो ये परोपकार की भावना होती है। नैतिकता का विकास होता है पूर्ण रूप से, और सामाजिक मूल्यों का भी उनके अंदर क्या होने लगता है विद्यार्थियों, विकास होने लगता है। ठीक है भाई? माता-पिता के उपदेशात्मक व्यवहार के प्रति किशोर क्षुब्ध होते हैं, संघर्ष और दबाव महसूस करते हैं। ये अपन बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, कि माता-पिता तो उपदेश ही देंगे, और वो सही भी कह रहे हैं तो भी किशोरों को तो गलत लगेगा कि बस इनको तो उपदेश देना है। तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं और परेशान होते हैं बेचारे, क्षुब्ध। क्षुब्ध मतलब दुखी होते हैं, पक जाते हैं एकदम, हैं? और क्या होता है उनके अंदर, संघर्ष और दबाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, यार क्या है ये, रोजाना की एक ही बात कह रहे हैं। ये परेशान नहीं होते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ सुन-सुन के, है ना? तो माता-पिता का व्यवहार कैसा लगता है उन्हें, उपदेशात्मक लगता है, ठीक है? और अपने आप को दबाव और संघर्ष में महसूस करते हैं। ये सामाजिक विकास है किशोरावस्था के बालकों का। आगे देखिए, किशोर विवाह को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, पारिवारिक जीवन के प्रति चिंतित रहता है, सही बात है। विवाह को लेकर चिंतित रहता है, कैसा जीवन साथी मिलेगा, उसके साथ में कैसे एडजस्टमेंट करूँगा, या फिर बहुत से ऐसे सपने भी लेते हैं कि हाँ, मेरे ऐसे ऐसे मेरा विवाह होगा, विवाह में ये होगा। लड़का है तो वो उस लड़की को लेकर के ऐसे सोचेगा कि मेरे मेरा विवाह हो, मेरा जीवन साथी इस तरह का हो, दिखने में ऐसा हो, मैं उसके साथ इस तरह टाइम स्पेंड करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा घूमने के लिए। तो ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती है विवाह को लेकर के, बड़ा परेशान रहता है वो, चिंतित रहता है। घरवाले तो रह ही रहे हैं चिंतित, घरवाले तो अब, लेकिन वो बेचारा किशोर भी चिंतित रहता है। अब वो कहे किसे? कह नहीं सकता किसी को। व्यवसाय को लेकर चिंतित रहता है
कैरियर को लेकर चिंतित रहता है, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कितने पैसे कमाऊंगा, घर पे कितने दूंगा, मैं कितने रखूंगा। पारिवारिक जीवन को लेकर चिंतित रहता है वो चिंतित ही रहता है, कुल मिला के चिंता में रहता है बेचारा, है ना। तो स्टैनली हॉल का ये कथन एकदम सही है, तूफान द्वंद तनाव की अवस्था है किशोरावस्था। समूह में रहकर स्वामी भक्ति का भाव अत्यधिक प्रदर्शित करता है, स्वामी भक्त रहता है, समूह में रहना पसंद करता है और स्वामी भक्ति दिखाता है समूह के प्रति। वही आधी रात वाली बात है कि याद कर लेना मैं आधी रात को आ जाऊंगा, तो ये स्वामी भक्ति एक तरह की कि भाई कभी भी याद कर लेना मैं हाजिर हो जाऊंगा। और इस अवस्था में देखो, आप बच्चों अधिकतर देखते भी हो कि इस अवस्था के जो बच्चे हैं वो क्या है कि ऐसे कोई भी दिक्कत आती है तुरंत ऐसे फोन करके बुलाते हैं साथ वालों को, हाँ भाई यहाँ ये फंस गया, ये परेशानी हो गई है, फटाफट पहुंच तू, और वो आ भी जाते हैं सामने से। तो ये सब क्या होता है, समूह के प्रति स्वामी भक्ति का भाव होता है। चलिए आगे देखिए। अब अपन बात कर रहे हैं किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। वीडियो लंबा हो गया है थोड़ा, मुझे पता है, मैं भी परेशान हो गया हूँ बैठा बैठा, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग कंटेंट सारा होना जरूरी है, आपको एक एक चीज समझानी जरूरी है मुझे, लंबा भले ही हो वीडियो। संवेगों में देखो परिपक्वता आने लगती है, विभिन्न प्रकार के जो संवेग है बालक के वो परिपक्व होने लगते हैं, बालक समझने लगता है संवेगों को लेकर के, संवेगों को नियंत्रण करना सीख लेता है, कंट्रोल करना सीख लेता है संवेगों के ऊपर, कि किस जगह कौन सा संवेग प्रदर्शित करना है। हर जगह क्रोध संवेग प्रदर्शित नहीं कर सकता है, तो क्रोध नामक संवेग को दबाने का जो गुण है वो बालक के अंदर आ जाता है। तो ये क्या है, ये संवेगों की परिपक्वता है बालक में। संवेग अति प्रबल होते हैं, संवेग तो प्रबल होते हैं, अभी सही बात है, संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, हालांकि नियंत्रण नहीं रख पाता बालक, लेकिन नियंत्रण रखने का प्रयास करता है। ठीक है, काम भावना अत्यधिक होने के कारण तनाव उत्पन्न हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, काम भावना उत्पन्न हो जाती है, जननांगों का विकास हो जाता है पूर्ण रूप से, हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव होता है, तो काम भावना तो फिर होनी है। तो काम भावना है लेकिन काम भावना की पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो क्या आ जाएगा, तनाव आ जाएगा बालक के अंदर, सही बात है। स्वयं की काबिलियत पर शक करने के कारण भय नामक संवेग व्याप्त रहता है। इस अवस्था में देखो अधिकतर बालक जो होते हैं विद्यार्थियों भयभीत रहते हैं। वो भयभीत क्यों रहते हैं, क्योंकि खुद की काबिलियत पर शक होता है। घर वाले उपदेश देते हैं, परिवार वाले उपदेश देते हैं, गुरुजी भी उपदेश देते हैं, तो उपदेश दे दे के उस बालक को अपनी काबिलियत भी शक होने लगता है कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए उनमें भय व्याप्त होता है, उन्हें डर लगता है कि मैं क्या करूंगा आगे, मेरे कैरियर का क्या होगा, मेरे जीवन कैसे चलेगा आगे। ठीक है, प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति ये संवेग स्थायी रूप से प्राप्त कर लेता है, तो ये सारे संवेग जो है उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो विद्यार्थियों ये था आज का वीडियो लेक्चर जो कि आपके किशोर अवस्था से संबंधित था। रीट भर्ती परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा राजस्थान में आयोजित होने वाली और विभिन्न राज्यों में आयोजित होने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उन सभी के उपयोगी टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत। जो रीट की या आप यूं कहें कि थर्ड ग्रेड की या रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की जो पहली यूनिट है बाल विकास, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं आज इस वीडियो के साथ में। अब अगली जो सेकंड यूनिट है वो आपकी अधिगम है, तो अब देखते हैं अधिगम के ऊपर वीडियो बनाएं या फिर बुद्धि को लेकर बनाएं या व्यक्तित्व को लेकर बनाएं, है ना। आप कमेंट करके बता देना, जो आप टॉपिक कहेंगे वो मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, खराब लगे तो डिसलाइक कर देना भाई। ठीक है, और कोई भी सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट के लगभग जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। देखते रहिए स्टडी बाय अरुण। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।